हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर नेट विद अस इन कॉमर्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 20 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज ensure that you have subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So without delaying any further, let's start with the video. Question first is, which type of retailers involve in comparatively low prices as a major selling point combined with the reduced costs of doing business? The options are convenience stores, discount retailers, limited line retailers and category killer stores. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से रिटेलर्स हैं जो लो प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होती है वो भी कम होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑप्शंस क्या हैं, इनका मतलब क्या है। कन्वीनियंस स्टोर्स वो हमारे स्मॉल लोकल स्टोर्स होते हैं जो बेसिक आइटम्स सेल करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज हो गई। और ये कन्वीनियंस स्टोर्स जो हैं ये डायरेक्टली जनरली जो है ये कन्वीनियंस स्टोर्स जो हैं इनमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में डाउनटर्न भी आ रहा है तो भी जो कस्टमर्स हैं वो ग्रॉसरीज तो खरीदती ही हैं। ठीक है, फिर हमारे डिस्काउंट रिटेलर्स जो हैं वो कैटेगरी होती है रिटेल स्टोर्स की, जहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो अपने गुड्स को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सेल करते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जनरली ये डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी रिड्यूस हो जाती है। फिर है हमारे लिमिटेड लाइन रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो या तो कोई सिंगल लाइन प्रोडक्ट लाइन या कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट लाइन्स जो हैं वो सेल करते हैं। ठीक है, इसमें आपके जैसे स्पेशलिटी स्टोर्स आ गए या फिर हम इनको कैटलॉग स्टोर्स भी कह सकते हैं। फिर आते हैं हमारे कैटेगरी किलर स्टोर्स जो हैं वो लार्ज रिटेल चेन स्टोर्स होते हैं जिनका बेसिक पर्पस होता है जो सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दूसरे स्टोर सप्लाई कर रहे हैं उनको ख़त्म करना। ये स्पेशलाइज करते हैं फिर से लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन में, लेकिन उसमें ये डीप प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, मतलब उसमें ये सारी जो गिवन कैटेगरी है उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो वो होते हैं हमारे कैटेगरी किलर स्टोर्स। तो अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर है इसका डिस्काउंट रिटेलर्स। सो अगेन डिस्काउंट रिटेलर्स वो हैं जो अपने गुड्स को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेचते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्काउंट रिटेलर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज, आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड एंगेज in which of the following stage in developing and marketing a new product? The options are test marketing strategy development, business analysis and product development. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारी 8 स्टेजेस हैं। वो हैं, फर्स्ट है आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट एनालिसिस, देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद कौन सी स्टेज आती है, तो वो है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी marketing strategy development. Next question, third question is, in which of the following stages of product life cycle a company reduces sales promotion to take advantage of heavy consumer demand? And the options are introduction, growth, maturity and decline. तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में कंपनी जो है वो सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस करके जो हैवी कंज्यूमर डिमांड है उसका फ़ायदा उठाती है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज में तो कंपनी ने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो वहाँ पर कंपनी जो है जनरली ऑफर्स देती है, मतलब सेल्स प्रमोशन स्कीम्स निकालती है टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। जैसे ही कंपनी की डिमांड बढ़ने लगती है, मतलब वो ग्रोथ स्टेज में आ गई, इस स्टेज में कंज्यूमर्स को मार्केटियर को कंज्यूमर्स को कोई सेल्स प्रमोशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ग्रोथ। Next question is, the strategies of flanking defense, preemptive defense, mobile defense, contractor defense and counter-offensive defense is used by which market player? Market challenger, market leader, market follower, market nicher and startup marketeer. Now you have to choose the correct option from the options given below. Options are A only, B only, C only और B and E only. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये है क्या। ये सब जो है हमारी डिफेंस मार्केटिंग की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले डिफेंस मार्केटिंग क्या होता है? डिफेंस मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्शंस ऑफ अ ब्रांड, स्पेशली अ मार्केट लीडर,
to protect its brand and maintain its position as a market leader. तो मतलब मार्केट लीडर जो है वो अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए जो करता है, जो टेक्निक्स अडॉप्ट करता है, उसको हम डिफेंसिव मार्केटिंग कहते हैं. नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफेंसिव मार्केटिंग. सबसे पहले है फ्लैंक डिफेंस. फ्लैंक डिफेंस एक ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें मार्केट लीडर जो है अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है ताकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस पर अटैक ना कर सके. देन वी हैव प्रीएम्प्टिव डिफेंस. प्रीएम्प्टिव डिफेंस जो है ये स्ट्रैटेजी तब वर्क करती है जब मार्केट की सेगमेंटेशन की गई हो, ठीक है, और कोई सेगमेंट अगर कॉम्पिटिटर ठीक से सर्व नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर जो है मार्केटियर अपने आप को एस्टैब्लिश करता है. देन वी हैव मोबाइल डिफेंस. मोबाइल डिफेंस में जो मार्केट लीडर है वो नई रीजन्स, नई टेरिटरीज में एंटर करता है ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए डिफेंस क्रिएट कर सके. दो तरह से कर सकता है, मार्केट ब्रॉडनिंग या मार्केट डाइवर्सिफिकेशन. मार्केट ब्रॉडनिंग में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम जेनरिक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं टू ब्रॉडन द मार्केट, और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन में हम एंट्री लेते हैं अनरिलेटेड प्रोडक्ट लाइंस में. कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस जो है वो एक ऐसी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जिसमें मार्केट लीडर उस मार्केट सेगमेंट से विड्रॉ कर लेता है जिसमें वो स्ट्रांग नहीं है और अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है जिसमें वो स्ट्रांग है. एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी इज काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस. काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस के अंदर मार्केट लीडर जो है वो अटैक करता है दूसरी कंपनीज को, ठीक है. कैसे अटैक करता है? अपनी एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, इन सबको और ज़्यादा वो करके. तो जैसे कि आपको पता चल रहा है ये जो सारी स्ट्रैटेजीज हैं ये मार्केट लीडर अडॉप्ट कर रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन विल बी market leader, which is B only. So this is the correct answer. Next question is, which of the following are true about delivering customer value? Company first है, a company can go alone in creating customer value. Second है, company must work within a broader network of partners to accomplish customer value. Third है, individual companies and brands compete. Their entire value delivery network don't. Fourth है, individual companies and brands don't compete. Their entire value delivery networks do. और last है, value is equal to contribution divided by cost. That means offering higher contribution through product or service to clients and lowers the cost. अब इन 5 स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. तो सबसे पहले कस्टमर वैल्यू क्या होता है? कस्टमर वैल्यू एक कस्टमर की परसेप्शन है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो वर्थ है कि नहीं है कस्टमर के लिए, मतलब उसे प्रोडक्ट से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट. तो अब अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू. ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. कंपनी जो है वो कभी भी अकेले कस्टमर वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकती है, उसे हेल्प चाहिए होती है, मतलब वो और जो हमारे मार्केटिंग पार्टनर्स होते हैं उनके साथ मिलकर करती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट रॉन्ग हो गई, ठीक है. देन सेकेंड स्टेटमेंट में बोलता है कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स टू एकम्प्लिश कस्टमर वैल्यू. अभी मैंने ऊपर यही कहा कि वो पार्टनर्स के साथ मिलकर कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करता है. सो दिस विल बी राइट. देन थर्ड उसमें वो बोल रहा है इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स compete, their entire value delivery networks don't. फिर से ये गलत हो गया. इंडिविजुअल कंपनीज और ब्रांड्स compete नहीं करते हैं बल्कि वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स करते हैं. सो दिस विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डोंट compete, their entire value डिलीवरी नेटवर्क्स डू. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई. और लास्ट में वो कह रहा है वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट. तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट भी राइट है कि वैल्यू के 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन किया जाता है एज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट. जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा एक प्रोडक्ट और या सर्विस से, मतलब जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा और जितनी कम कॉस्ट होगी कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट उतना ही वैल्यूएबल होगा. तो ज़्यादा वैल्यू ऑफर करना ही यहाँ पर कस्टमर को, मतलब ज़्यादा वैल्यू ही चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं तो इन ऑप्शंस के हिसाब से हमारी स्टेटमेंट सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ करेक्ट है. सो दिस विल मेक ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Read the statements and choose the correct answer using the code given below. Assertion है purchase decisions are not based on how customers perceive prices but on the marketeer's stated price.
and the reason is customers may have a lower price threshold below which prices signal inferior or unacceptable quality, and an upper price threshold where the product appears not worth the money. तो अब हमें ये बताना है कि असर्शन और रीज़न जो है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट असर्शन देखते हैं. असर्शन में वो कह रहा है कि परचेज डिसीजन जो कंज्यूमर्स लेते हैं वो इस चीज़ पर बेस्ड नहीं होते हैं कि कंज्यूमर के हिसाब से प्राइसेस क्या है, बट मार्केटियर जो है, मार्केटियर के स्टेटेड प्राइस, जो मार्केटियर ने प्राइस दिया हुआ है उसके ऊपर होता है. जो हमारा परचेज डिसीजन होता है ना, वो एक ऐसा थॉट प्रोसेस है कस्टमर का जिससे कस्टमर चूज करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए. तो हमारा परचेज डिसीजन प्रोसेस जो है वो एक कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेस है, ना कि वो मार्केटियर सेंट्रिक है. यहाँ पर कस्टमर जो भी परचेज डिसीजन ले रहा है वो अपनी परसेप्शन के हिसाब से ले रहा है, उसकी परसेप्शन प्राइस के रिगार्डिंग. सो दैट मेक्स आर स्टेट असर्शन रॉन्ग. ठीक है, रीजन को देखते हैं. कस्टमर्स मे हैव अ लोअर प्राइस थ्रेशोल्ड बिलो विच प्राइसेस सिग्नल इंफीरियर और अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी, and an upper price threshold where the product appears not worth the money. तो इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कस्टमर्स जिनकी लोअर प्राइस थ्रेशोल्ड होती है उनके लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर के हिसाब से कोई प्रोडक्ट जो है वो 100 से 120 रुपीज़ के बीच का होना चाहिए, तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 से कम होगी तो कस्टमर मानेगा कि प्रोडक्ट जो है वो लोअर क्वालिटी का है. ठीक है, और अगर 120 से ज़्यादा होगी तो कस्टमर मानेगा कि प्रोडक्ट पे जो है वो विंडो ड्रेसिंग की गई है एक तरह से, और प्रोडक्ट जो है वो वर्थ नहीं है मनी के. ठीक है, तो ये जो है हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. सो दैट मेक्स असर्शन रॉन्ग एंड रीजन राइट. तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन इज advertising budget is influenced by which of the following factors? Type of product advertised, size of the market, demographic condition, sales volume. So out of this you have to select the correct answer. तो advertising budget जो है वो किन चीज़ों से influenced होता है? Type of product advertised, बिल्कुल, किस तरह का प्रोडक्ट है उससे. Size of the market, yes. Demographic condition, no. Sales volume, yes. So this makes A, B and D correct. So the correct option will be option number B. Next question is roadblock advertising is dash. Options are advertising a product by blocking a road, putting an advertisement on a blocked road, a technique of gathering potential customers on the road, and last is advertising a product on all similar TV or radio channels at the same time. तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर है हमारा एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट ऑन ऑल सिमिलर टीवी और रेडियो चैनल्स एट द सेम टाइम. इसको हम बोलते हैं रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट. अब इसमें बेसिकली पर्पस क्या होता है? यहाँ पर मार्केटर का पर्पस ये होता है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट इस तरह से करे कि जो उसका कमर्शियल है ना वो सभी चीज़ों पर, मतलब जैसे रेडियो स्टेशन हो गए या टीवी चैनल्स हो गए, उन पे एक साथ ब्रॉडकास्ट हो. इससे वो एक तरह से रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स को, कि उसकी 100% वॉइस जो है उसी की हो और किसी प्रोडक्ट की ना हो और किसी कॉम्पिटिटर की ना हो. और जब एक साथ एडवर्टीजमेंट आ रही है तो रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग की हेल्प से एक वाइड रीच मिलती है मार्केटियर को कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है. ठीक है, तो इस और बेसिकली रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट जो है आइडियल होती है अगर मार्केटियर जो है वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस विल बी एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट ऑन ऑल सिमिलर टीवी और रेडियो चैनल्स एट द सेम टाइम. So next question is a product line strategy wherein a company adds a higher priced product to a line in order to attract a broader market which helps the sale of its existing lower priced products is called dash. The options are trading up, trading down, life cycle extension and product line extension. तो ट्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी हायर प्राइस्ड या हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेंज में ऐड करती है ताकि उसके जो लोअर प्राइस्ड मॉडल्स हैं उनकी सेल्स इंक्रीज हो सके, क्योंकि इससे क्या है कस्टमर जो है वो अपने आप को एसोसिएट करता है एक प्रेस्टीजियस मॉडल से. तो
ऐसी स्ट्रैटेजी को हम ट्रेडिंग अप कहते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रेडिंग अप, और ट्रेडिंग अप का बिल्कुल अपोजिट जो है वो ट्रेडिंग डाउन होता है। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन के अंदर हम प्रोडक्ट लाइन में नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में हमें फीचर्स दिए गए हैं प्रोडक्ट मिक्स के, और लिस्ट 2 में एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। सो विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, और इधर हमारी ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बोला गया है विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ का मतलब होता है जितनी हम फर्म जो है जितनी प्रोडक्ट लाइंस कैरी कर रही हैं उनमें इंक्रीज करना, मतलब या उनको विड्थ तो इंक्रीज करना वो तब होगा जब उसमें बढ़ा दी जाएंगी। बेसिकली विड्थ होती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस जो है वो कंपनी कैरी कर रही है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा ऑप्शन 2 है। देन वी हैव लेंथ। लेंथ का मतलब होता है कितनी आइटम्स हैं हमारी प्रोडक्ट मिक्स में, उसको हम बोलते हैं लेंथ। तो दैट इज ऑप्शन 3। देन वी हैव डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें आप कितनी वेराइटीज ऑफर कर रहे हो। सो दैट इज ऑप्शन 1। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपस में वो कितनी रिलेटेड हैं प्रोडक्ट लाइन्स। सो दैट विल बी 4th। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2, 3, 1, 4, एंड दैट इज आवर ऑप्शन ए, 2, 3, 1, 4। Next question, question 11th. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Read the statements and choose the correct answer using the code given below. Assertion is standardization and grading mean the same thing, and reason is standardization and grading are basic marketing functions. But while assigned grades attest the quality of products such as eggs, milk, wheat, etc., standardization aims at maintenance of uniform size and quality standards. तो सबसे पहले तो अगर हम असर्शन और रीज़न को तो देखें तो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनमें से एक गलत है। असर्शन में वो कह रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग सेम चीज़ होती है, लेकिन रीज़न में वो दोनों के अलग अलग मीनिंग बता रहा है। तो जो रीज़न में कहा गया है कि ग्रेडिंग का मतलब होता है कि आप बेसिकली आप क्वालिटी बता रहे हो प्रोडक्ट्स की, और स्टैंडर्डाइजेशन में हम यूनिफॉर्मिटी सेट करते हैं रिगार्डिंग साइजेस एट क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो दिस इज करेक्ट एंड असर्शन इज रॉन्ग. So the correct option will be A is false but R is true. Next question. For frequently purchased products, dash is critical to success because of the lack of new untapped buyers. जो प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं उनकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि क्या हो? रिपीट बाइंग हो। मतलब ट्रायल भी नहीं, क्योंकि ट्रायल में एक पॉसिबिलिटी है कि पता नहीं कस्टमर दोबारा आएगा कि नहीं। ब्रांड अवेयरनेस, फ्रीक्वेंटली परचेज्ड है तो ब्रांड अवेयरनेस ऑलरेडी होगी, ब्रांड इक्विटी भी होगी। सो फॉर फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स, रिपीट बाइंग इज क्रिटिकल टू सक्सेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यू एंड अनटैप्ड बायर्स. Next question is, any occasion on which brand or product is encountered by end customers is called. Options are relationship touch point, customer touch point, company touch point, retailers touch point. तो जहाँ पर भी ब्रांड या प्रोडक्ट का एनकाउंटर होता है एंड कस्टमर से, उसको हम बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two friends are on WhatsApp discussing a holiday plan. Immediately, Uber pops up within WhatsApp to help book a ride and provide an estimate. This is known as, options are contextual digital marketing, direct mail marketing, mail order marketing, and telemarketing. So the correct option to this question is contextual digital marketing. अब contextual digital marketing क्या होता है? ये एक हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग मॉडल है जहाँ पर जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो बेस्ड होती है कि कंज्यूमर जो है, जो यूज़र है हमारा, वो कौन से पेज पर है या वो क्या ब्राउज कर रहा है. ऐसी एड्स देखकर हम ऐसी एड्स को टाई कर देते हैं विद द रेलिवेंट पेज. इससे क्या है, एक चांसेस कम हो जाते हैं कि यूज़र जो है वो गुस्सा हो जाएगा, अनॉय हो जाएगा, और वो जो ढूंढ रहा है अगर उसके सामने वही आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्लिक थ्रू और कन्वर्जन रेट्स की. सो द करेक्ट आंसर इज कंटेक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग. Next question is, which of the following statements are not true? The statements are, first, price represents the value that is exchanged in a marketing transaction. Second, pricing should be seen as an isolated component of a company's marketing decision making. Third, a company can highlight the product quality and user status by keeping the price high. Fourth, too frequent price reductions sometimes lead to price wars that strengthen the market position of the companies.
सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सबसे पहले उसने बोला है दैट प्राइस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट इज एक्सचेंज्ड इन अ मार्केटिंग ट्रांजेक्शन. येस, दिस इज करेक्ट. Then pricing should be seen as an isolated component of a company's marketing decision making. क्या हम प्राइसिंग को आइसोलेट कर सकते हैं बाकी सभी एक्टिविटीज से, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तीनों पीस से? नो वी कांट. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. थर्डली वो बोल रहा है कंपनी कैन हाईलाइट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड यूजर स्टेटस बाय कीपिंग द प्राइस हाई. मार्केट में ऐसा ही माना जाता है, प्राइस हाई है मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, एंड द पर्सन हु इज बाइंग द प्रोडक्ट, हिज स्टेटस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाई. सो दिस इज करेक्ट. And the last statement is too frequent price reductions sometimes lead to price wars that strengthen the market position of the companies. In fact, opposite होता है. अगर बार बार prices change होंगे तो उससे market position weak होगी. So that means second statement and fourth statement, they are not true. So the correct option will be second and fourth. Next question is JIT purchasing requires the following condition. Options are many suppliers, short-term contracts, cooperation between purchasers and suppliers, and last is continuous competitive bidding. सबसे पहले JIT होता है just in time. ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है हम कोशिश करते हैं फ्लो टाइम्स और कॉस्ट को रिड्यूस करने की अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स में. ये किया जाता है बाय मेंटेनिंग जीरो इन्वेंट्री अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें कॉपरेशन चाहिए बिटवीन परचेजर्स एंड सप्लायर्स. मतलब हम ज़ीरो इन्वेंट्री तभी मैनेज कर पाएंगे अगर हमारा सप्लायर्स के साथ इस तरह का रिलेशनशिप है कि जैसे ही हमारी इन्वेंट्री खत्म होती है तब तक हमारे पास वापस से रॉ मटेरियल आ जाए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कॉपरेशन. जिट परचेजिंग रिक्वायर्स cooperation between purchasers and suppliers. Next question is the value that is obtained from a customer's positive word of mouth through which one can get additional customer is called dash. Customer frequency value, customer lifetime value, customer click-through value and customer referral value. सबसे पहले कस्टमर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कस्टमर फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक कस्टमर ने परचेज किया है. ठीक है, वो होता है कस्टमर फ्रीक्वेंसी वैल्यू. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है कि हम प्रेजेंट वैल्यू इसमें कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज जो एक कस्टमर से आने की उम्मीद है उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. कस्टमर क्लिक थ्रू रेट होता है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स ने लिंक पे क्लिक करके एडवर्टीजमेंट को देखा, वो होता है हमारा कस्टमर क्लिक थ्रू वैल्यू. और लास्ट है कस्टमर रेफरल वैल्यू. कस्टमर रेफरल वैल्यू होता है कि एक कस्टमर के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करने से हमें कितने एडिशनल कस्टमर्स मिले. सो सीइंग द क्वेश्चन, the correct option to this will be customer referral value. So the value that is obtained from a customer's positive word of mouth through which one can get additional customer is called customer referral value. Next question is the differentiability, deliverability and desirability are considered as dash. The options are points of parity, points of positioning, points of association and points of difference. तो ये जो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली हमारे डिफरेंशिएबिलिटी, डिलीवरेबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी, ये क्या है फर्म के लिए? तो पहले अगर मीनिंग देखें इनका, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को. डिलीवरेबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं और वो इतनी कमिटेड है कि वो कस्टमर्स को वो डिलीवर कर पा रही है जो उसने प्रॉमिस किया है. मतलब वो ब्रांड एसोसिएशन क्रिएट और मेंटेन कर पा रही है कस्टमर के माइंड्स में. और डिजायरेबिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो ब्रांड एसोसिएशन को पर्सनली रेलिवेंट मान रहे हैं. तो ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? ये सब चीज़ें जो हैं दे आर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वन टाइम फर्म्स scattered their marketing efforts, जिसको हम कहते हैं shotgun approach, to reach consumers. Today, a firm is more likely to use. Options are a bazooka approach, where special effects are used to explode into the buyer's consciousness. A knife approach, where the firm tries to cut to the most important product advantage. A rifle approach, where the firm focuses on the buyers who have greater interest in the values that the firm creates best. And last is a pistol approach where the firm realizes that it has multiple chances to gain consumer interest. तो एक शॉटगन अप्रोच में क्या होता था? मार्केट सेगमेंटेशन नहीं होता था, पूरी मार्केट जो है वो एज मास मार्केटिंग लिया जाता था. तो आज फर्म्स क्या कर रही हैं? आज फर्म्स जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग राइफल अप्रोच अडॉप्ट कर रही हैं, जहां पर
फर्म्स जो हैं वो सेगमेंटेशन करके फोकस करती है उन बायर्स पे जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है उन वैल्यूज़ पे जो फर्म बेस्ट क्रिएट कर रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. The last question for today is, which of the following passes through the 4 stages of distinctiveness, emulation, mass fashion and decline? The options are style, fashion, fad, style and fashion. सबसे पहले distinctiveness मतलब आप कुछ अलग कर रहे हो. Emulation का मतलब होता है कि आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एक तरह से आप वही कर रहे हो जो कोई और कर रहा है. नेक्स्ट स्टेज आती है मास फैशन कि सभी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है. एंड डिक्लाइन, अब सभी अडॉप्ट कर चुके हैं, अब उसके बाद सब छोड़ देते हैं. तो ये हम किस में फॉलो करते हैं, स्टाइल में, फैशन में, फैड में? तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज फैशन. फैशन में हम ये अडॉप्ट करते हैं. बेसिकली फैशन जो है वो हमारा हो सकता है क्लोथिंग, एसेसरीज, तो ये सबसे ज़्यादा फैशन में फॉलो किया जाता है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज फैशन. That's all for today. Hope all the questions were clear to you. In case of any query, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. We'll meet you soon with another video. Till then, happy learning.